नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मैं भी भारत के इस खास प्रोग्राम में। इस बुलेटिन में हम आपको आदिवासी भारत से जुड़ी सप्ताह भर की जरूरी खबरें दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विश्लेषक चुनाव परिणामों के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत हम भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से ही करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार और बीजेपी ने आदिवासियों का दिल जीतने के लिए जो कोशिशें की, क्या वे रंग लाईं? झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने चुनाव को किस हद तक प्रभावित किया? क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब राज्य की कमान संभाल लेंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगी? चुनाव के अलावा त्रिपुरा से दिखाएंगे एक बेहद जरूरी ग्राउंड रिपोर्ट और चर्चा होगी कि क्यों गुजरात के आदिवासी इलाकों में आज भी गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब रहीं। देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 47 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इन सीटों में से किसने कितनी सीटें जीती हैं। इस मामले में बीजेपी नंबर 1 पर नजर आती है, जिसने आधी से ज्यादा आदिवासी आरक्षित सीटें जीती हैं। उसने एसटी आरक्षित सीटों में से 25 पर बाजी मारी है। उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का, जिसने 12 सीटें जीती हैं। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा, जिसने 3 लोकसभा सीटें जीती हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, यूनाइटेड पीपल्स लिबरल पार्टी, एनसीपी, द वॉइस ऑफ ट्राइबल और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट जीती है। इन आंकड़ों के हिसाब से बेशक बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर नंबर 1 पार्टी बनी है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस चुनाव परिणाम से बहुत संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि साल 2014 और साल 2019 के मुकाबले उसे आदिवासी सीटों पर नुकसान हुआ है। बीजेपी ने साल 2019 में 31 एसटी रिजर्व सीटें जीती थी। इस लिहाज से उन्हें इस चुनाव में 6 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि 2014 में 46 एसटी रिजर्व सीटों में से 26 सीटें जीत ली थी। बीजेपी इन चुनाव परिणामों से इसलिए भी परेशान होगी क्योंकि उसने आदिवासी समुदायों का दिल जीतने के लिए काफी कोशिशें की थी। मसलन मोदी सरकार ने साल 2023-24 के बजट में आदिवासी विकास के लिए 48,000 करोड़ रुपया खर्च करने का ऐलान किया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस भी घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के गांव से ही आदिम जनजातियों के लिए पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि आदिवासी भारत में संविधान और आरक्षण बचाओ का नारा ज्यादा प्रभावशाली रहा। इसके अलावा झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी शायद बीजेपी को भारी पड़ी है। शायद इसलिए झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 की 5 सीटों पर बीजेपी हार गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी अपनी परंपरागत सीट खूंटी को भी बचाने में असमर्थ रही है। खूंटी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने पूर्व जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। यहां आदिवासियों के लिए आरक्षित 4 सीटों में से केवल पालगढ़ में ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई। गढ़चिरौली और नंदुरबार में जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाजी मारी, तो वहीं डिंडौरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दोनों पार्टियों को मात दी। और अब बात करते हैं कल्पना सोरेन की। लोकसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई कल्पना सोरेन अब गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। कुछ समय पहले तक राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में बड़ा उलटफेर हुआ और उस समय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति का एक हिस्सा था, जिसके तहत हेमंत सोरेन की पत्नी को आधिकारिक तौर पर उनका कार्यभार सौंपना पहले ही तय किया गया था, क्योंकि जिस गांडे सीट से कल्पना सोरेन उपचुनाव जीती हैं, वहां के एमएलए
डॉक्टर सरफराज अहमद ने भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी करने के एक दिन बाद ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वें स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विचारों को व्यक्त किया और उनके लौटने तक लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि वे गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी और अब उनकी जीत के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द वे मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएंगी। इस लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी की टिकट पर दुमका सीट से चुनाव लड़ी थी। यह सीट कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। सीता सोरेन दुमका से चुनाव हार गई हैं। इसके बाद यह माना जा रहा है कि अब कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने में कोई अड़चन नहीं रह गई है, क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में खुद को जेएमएम का निर्विवादित नेता साबित किया है। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको दिखाते हुए हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। यह खबर त्रिपुरा की है। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने यहाँ के खोवाई जिले के एक गांव से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे वहाँ की आदिवासी औरतें खुद को पीने का पानी जमा करने में खपा रही हैं। हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद सरकार ने इस गांव की सुध ली, लेकिन फिर आप खुद ही हमारी यह ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट देखें। करीब 11 महीने पहले हम त्रिपुरा के खोवाई जिले के इस गांव में आए थे। यहाँ से हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें इस गांव की औरतों को नदी किनारे गड्ढे खोदकर पीने का पानी भरते दिखाया गया था। त्रिपुरा सरकार ने हमारी इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इस गांव में एक वाटर पंप लगा दिया। यह वाटर पंप नदी से पानी खींचकर उसे साफ करने के बाद गांव में सप्लाई करता है। इस वाटर पंप का मार्च महीने में ही उद्घाटन किया गया था। खुद आदिवासी मामलों के मंत्री विकास देव वर्मा ने इस पंप को शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेन कोलोई। मैं भी भारत अक्सर कोशिश करते हैं आदिवासियों की मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। मैं भी भारत अक्सर कोशिश करती है त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों में जाके आदिवासियों की जो समस्या है उनको उठा के सरकार तक पहुंचाने की। इस कोशिश में हम पिछले साल नूनाछोरा एडीसी विलेज की जो प्रज्ञा बहादुर कामी है, इस प्रज्ञा बहादुर विलेज में आके यहाँ की आदिवासी समुदायों की जो पानी का समस्या है उस समस्या को हमने न्यूज़ कवरेज किए थे। उसके बाद ही सरकार ने इस प्रज्ञा बहादुर गांव में एक वाटर ट्रीटमेंट पॉइंट बिठाया है। आप देख सकते हैं मैं इस जगह में हूँ जहाँ पर प्रज्ञा बहादुर गांव की ऊपर में जो वाटर जो पंप है, जो नूनाछोरा जो नदी से पानी लेके यहाँ में पानी क्लीन करके गांव तक पहुँचाया जाता है। वो पिछले मार्च महीने मतलब इस 2024 की मार्च महीने में ही यहाँ की जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देव वर्मा जी ने उद्बोधन किया था। मार्च महीने में उद्बोधन होने के बाद यहाँ की जो प्रज्ञा बहादुर गांव के लोगों की ये कहना है सिर्फ उन लोगों को 3 दिन ही यहाँ की पानी पीने को मिला है, उसके बाद ये बंद पड़ा है। आज मैं इस खबर को जान के ही इस प्रज्ञा बहादुर गांव में आया है। यहाँ की जो गांव के लोगों की जो समस्या है, फिर नदी की पानी यानी कि गड्ढा खुर के पानी पी रहा है यहाँ के लोग। आइए आज हम प्रज्ञा बहादुर गांव में जाते हैं, यहाँ की जो गांव के लोगों के साथ बात करते हैं कि अभी भी किन किन मुसीबत की सामना करके यहाँ के लोग पीने के पानी जुगाड़ कर रहा है। आप जुड़े रहे मैं भी भारत के साथ। इस गांव में एक बार फिर महिलाएं नदी किनारे गड्ढा खोद रही हैं, क्योंकि जो पंप लगा है वह 2-3 दिन भी गांव की प्यास नहीं बुझा सका।
गांव के लोगों ने बताया कि मैं भी भारत की रिपोर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी गांव में आए थे और गांव में एक वाटर पंप भी लगा दिया गया। मार्च के महीने में आदिवासी विभाग के मंत्री ने इस पंप का उद्घाटन कर दिया और गांव में पानी आना शुरू हो गया। लेकिन 2-3 दिन पानी की सप्लाई करने के बाद ही यह पंप बेकार हो गया। आप लोगों ने जब खबर दिखाई तो हमारे गांव में भी पंप लगा दिया गया, लेकिन पंप के लगाने के बाद सिर्फ 2-3 दिन ही गांव में पानी मिला। अब फिर से हम लोगों को गड्ढा खोद कर पानी लेना पड़ता है। हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या को उठाया और अब हम फिर से हमारी समस्या को लेकर आपके पास आए हैं। 3 दिन से मान खो। प्रजा बहादुर पाड़ा गांव में करीब 55 परिवार रहते हैं और यह मोलसोम आदिवासी समुदाय का गांव है। मोलसोम समुदाय को हलम समुदाय का एक सब ग्रुप यानी उप समूह माना जाता है। यहाँ पर लोग जीने के लिए अभी भी पहाड़ी ढलानों पर झूम खेती करते हैं। हमारे गांव में सभी झूम खेती करते हैं। यहाँ पर पिछले साल बहुत अच्छी फसल नहीं हुई थी क्योंकि बारिश कम हुई थी। इस साल बारिश अच्छी होने की उम्मीद बताई जा रही है, तो हमें लगता है कि फसल भी अच्छी हो ही जाएगी। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है तो गांव में आज भी पीने का पानी गड्ढे खोद कर ही लेना पड़ता है। पंप तो 2 दिन भी ठीक से नहीं चला। गांव में बिजली नहीं आती है, इसलिए पंप वैसे भी चलता ही नहीं है। अब तो बरसात का सीजन आने वाला है तो वैसे ही बिजली गायब रहेगी। त्रिपुरा में बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। इससे गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन गांव की महिलाओं को पीने का पानी जमा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें ज़्यादा जोखिम भी उठाना पड़ेगा क्योंकि बरसात में पहाड़ी ढलानों पर फिसलन बढ़ जाती है। गांव में पंप लगा तो आदिवासी मामलों के मंत्री उद्घाटन करने आए, लेकिन उद्घाटन के 2 दिन के भीतर ही पंप ने जवाब दे दिया। अब पंप नहीं चल रहा है। सिर्फ 2 दिन ही इस पंप का पानी हमें नसीब हुआ। আপনারা আগে কি মানে কত দিন হইছে এটা উদ্বোধন করেছে কি করে হইছে? अब फिर से नदी किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीना पड़ रहा है। आप लोगों ने हमारे गांव की खबर दिखाई तो किसी तरह से पंप लगा था, पर वो भी अब खराब पड़ा है। इस गांव के लोगों को पंप लगने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्दी ही निराशा में बदल गई। गांव में जो पंप लगा है वह खराब पड़ा है। कई जगह पर पाइप भी फट गया है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पंप खराब है। हम फिर से गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्रजा बहादुर पाड़ा गांव की मुसीबत प्रशासन चाहे तो 1 दिन में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि पंप पहले ही लग चुका है। उसकी सिर्फ मरम्मत भर की ज़रूरत है। इसके साथ ही गांव में पंप को चलाने के लिए कम से कम सुबह शाम नियमित बिजली आनी चाहिए। गुजरात भारत का एक विकसित राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ के आदिवासी इलाकों में ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल आदिवासी समुदायों की एक बड़ी समस्या है। हाल ही में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे एक शोध पत्र में एक चिंता की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमावर्ती जिलों और गांवों की तुलना में आदिवासी इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा अधिकांश आदिवासी आबादी वाले जिलों में सही जगह पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाए गए हैं।
हैं। इसलिए अभी भी गुजरात के आदिवासी इलाकों में गर्भावस्था देखभाल को ठीक नहीं कहा जा सकता। यह स्टडी बताती है कि गुजरात के आदिवासी जिलों में गर्भवती महिलाओं की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बहुत कम है। इस सिलसिले में शोध पत्र ने कई जिला स्तर के अध्ययनों का जिक्र किया है। मसलन इस शोध पत्र में साल 2009 की एक स्टडी के हवाले से बताया गया है कि गुजरात के डांग जिले में गैर आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है। आदिवासी इलाकों में अपर्याप्त सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात की कमी की वजह से गर्भवती महिलाओं को समय पर ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती और जाहिर सी बात है, गर्भावस्था में मां की ठीक से देखभाल ना होना मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ने का एक अहम कारण है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में भारत में मातृ मृत्यु दर 24,000 दर्ज किया गया था, जिसमें 50% से भी अधिक आदिवासी महिलाएं शामिल थीं। साथ ही आदिवासी बच्चों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 30% अधिक पाया गया था। तो वहीं 5 साल से छोटे आदिवासी बच्चों में यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 61% ज़्यादा दर्ज किया गया था। आदिवासी इलाकों में खराब बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त स्टाफ, परिवहन की कमी और वित्तीय बाधाएं इसका मुख्य कारण हैं। इसके अलावा गरीबी और वित्तीय परेशानियां तो हैं ही। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार ने जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री अमृतम योजना, बाल सखा योजना, कस्तूरबा पोषण सहाय योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। फिर भी गुजरात के आदिवासी समुदायों में गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य देखभाल दिलाना एक चुनौती बना हुआ है। तो दोस्तों, आज इतना ही, लेकिन हमारी वेबसाइट maybibharat.com 24 घंटे आपके साथ है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।